तो आज हम करने वाले हैं सीए फाइनल ऑडिट का केस सिनेरियो 2। तो क्वेश्चन नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लीकेज। तो देखो रेवेन्यू लीकेज कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू लीकेज मतलब लॉस ऑफ रेवेन्यू कितना हुआ। तो देखो टर्म लोन है 5 करोड़ का एंड 9.5% इंटरेस्ट लगना था, जबकि 8.5% इंटरेस्ट ही लगा, तो 1% का रेवेन्यू लॉस हो गया। तो 1% ऑफ 5 करोड़ इज 5 लाख, 5 लाख का रेवेन्यू लॉस हुआ पॉइंट 1 के केस में। पॉइंट 2 में वर्किंग कैपिटल है 3 करोड़, प्रोसेसिंग फी होना चाहिए 1% बट लगा 0.5% ही, तो 0.5% ऑफ 3 करोड़ का लॉस हो गया, दैट इज 1.5 लाख का लॉस हो गया। एंड थर्ड केस में 4 करोड़ का सीसी लिमिट है एंड स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया गया था 3 मंथ्स के लिए एंड 2% पर एनम इसका पीनल इंटरेस्ट रेट है। तो 4 करोड़ इंटू 2% इंटू 3/12 दैट इज 2 lakhs। तो 2 lakhs प्लस 1.5 lakhs प्लस 5 lakhs दैट इज 8.5 lakhs। तो 1 का आंसर हो जाएगा 8.5 lakhs, करेक्ट। सेकंड इन्होंने बोला सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट रिस्क एडजस्टेड वैल्यू। रिस्क एडजस्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन्होंने दे रखा है बैलेंसेस, जैसे कैश एंड बैंक बैलेंस है 8 करोड़, तो ऑब्वियसली कैश में कोई भी रिस्क नहीं होता है, इसका रिस्क है 0%। फिर इन्वेस्टमेंट्स बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो बॉन्ड से 50 करोड़ का, इसमें 100% रिस्क होता है, तो 50 करोड़ का 100% इज 50 करोड़। थर्ड इज लोन्स टू स्टाफ, इस पे कोई भी रिस्क नहीं होता बिकॉज इनकी सैलरी से हम डिडक्ट कर सकते हैं पैसे, तो 5 करोड़ का 0% इज 0। फोर्थ केस फर्निचर एंड फिक्सचर्स है, इस पे 100% रिस्क होगा, तो 30 करोड़ का 100% इज 30 करोड़, तो 50 प्लस 30 80 करोड़ हो गया अभी तक। फिफ्थ केस में स्टेट गवर्नमेंट गारंटी क्लेम्स है 60 करोड़ का, तो इस पे 20% होता है रिस्क, तो 60 करोड़ का 20% इज 12 करोड़। तो टोटल हमारा रिस्क वेटेड एसेट्स कितना हो गया, 50 करोड़ प्लस 30 करोड़ प्लस 12 करोड़ दैट इज 92 करोड़। द करेक्ट आंसर इज 92 करोड़। So 92 crore will be the answer, correct. Third case, how will SQC and associates report under कारो। अच्छा, अब कारो रिपोर्टिंग पे है रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो देखो सबसे पहले रूल समझो, एज एन ऑडिटर जब भी कारो रिपोर्टिंग करते हैं रिगार्डिंग रिवैल्यूएशन, तो क्या क्या रिपोर्ट करते हैं कि रिवैल्यूएशन हुआ एसेट्स का एंड एसेट्स हैव बीन रिवैल्यूड बाय अ वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एंड थर्ड, अगर 10% या उससे ज्यादा चेंज हो जाता है, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%, तो उस केस में कितना अमाउंट ऑफ चेंज हुआ वो भी बताना पड़ता है। इस केस में क्या हुआ, बिल्डिंग 12% से इंक्रीज हुआ, सॉफ्टवेयर एसेट 16% से रिड्यूस हुआ, तो द करेक्ट आंसर वुड बी बोथ द रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर एसेट्स इज रिक्वायर्ड, क्योंकि 10% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है और इसको दिखाना पड़ेगा डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड अमाउंट ऑफ चेंज दिखाना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ ओपिनियन इज इशूड। अच्छा, अब ओपिनियन पूछ रहे हैं रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन 1 एंड ऑब्जर्वेशन 2। तो ऑब्जर्वेशन 1 में क्या है, ट्रेड पेबल्स है व्हिच फॉर्म अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल लायबिलिटीज, सब्सटेंशियल नंबर ऑफ सप्लायर अकाउंट्स है, रिकॉन्सिलिएशन में इश्यूज है, डिलेड कंफर्मेशंस है, सिग्निफिकेंट ईयर एंड एडजस्टमेंट्स भी है, तो मतलब ये हाई रिस्क एरिया है बट दिस इज एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड। तो अगर कोई भी हाई रिस्क एरिया हो एंड एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उस केस में उसको हम की ऑडिट मैटर्स में डालते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन 2, गुड्स जो है 1.8 करोड़ का गुड्स आर नॉट फाउंड एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेड वाज इनसफिशिएंट। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि इनसफिशिएंट है डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेड, तो या तो डिस्क्लेमर देंगे या क्वालिफाइड, बट डिपेंड करता है कि परवेसिव है या फिर परवेसिव नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहा है इस केस में, तो द इफेक्ट इज नॉट परवेसिव, तो इसलिए हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। तो ऑब्जर्वेशन 1 के लिए की ऑडिट मैटर में दिखाएंगे एंड ऑब्जर्वेशन 2 के लिए हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। सो उस हिसाब से देखो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।